सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है ईमानदार बालक। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें नाटक दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ नाटक के रूप में है, जिसमें दिखाया गया है कि एक बच्चा गरीबी और अभावग्रस्त होने के बावजूद भी ईमानदारी को नहीं छोड़ता है। तो बच्चों, इस नाटक के माध्यम से हमें क्या दिखाया जा रहा है कि एक गरीब बच्चा है जो इतने गरीब होने के बावजूद, अभावग्रस्त होने के बावजूद भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ता है। तो इस नाटक का पहला दृश्य है, स्थान है बाजार। फटे कपड़े पहने बसंत थैले में रखा सामान बेचने का प्रयत्न करता है। तो हमें इस अध्याय का पहले दृश्य दिखाया गया है कि स्थान है बाजार का, और जो बसंत नाम का लड़का है वो फटे कपड़े पहने हुए थैले में जो उसके सामान रखा है उसे बेचने का प्रयास कर रहा है। तो बसंत कहता है, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पास जाकर, साहब बटन लीजिए, देशी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। फिर राजकिशोर कहता है, नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। फिर बसंत रुआसा होकर, साहब सुबह से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। फिर राजकिशोर कहता है, जेब से कुछ पैसे निकालकर, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। फिर बसंत कहता है, एकदम नहीं साहब नहीं, मैं ये पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छन्नी ले लें। फिर राजकिशोर कहता है, बेटा मेरे पास खुले पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, अब जो बसंत है वो अपने थैले में रखा हुआ सामान बेच रहा है। फिर तभी उसकी नजर मजदूर के नेता राजकिशोर की तरफ पड़ती है। तो फिर वो उनके पास जाता है और उनसे यही कहता है कि बटन लीजिए, देशी बटन है साहब, दिया सिलाई लीजिए। फिर राजकिशोर कहता है कि नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वसंत कहता है, दुखी आवाज में होकर कहता है कि सुबह से एक भी सामान नहीं बिका है, तो एक तो ले लीजिए। फिर राजकिशोर कहता है कि मेरे पास, जेब से पैसे निकालकर कहता है कि अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए तो ये लो। तो बसंत कहता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये तो भीख है और मैं भीख नहीं लूंगा, तो आप छन्नी ले लीजिए। तो राजकिशोर कहता है कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, अगर खुले पैसे होते तो मैं जरूर ले लेता, तो तुम मेरे घर किशनगंज आना तो वह वहीं ले लूंगा। फिर बसंत कहता है, लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं रुकें, मैं पलक झपकते ही आया। फिर बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। अब बसंत क्या करता है, वो कहता है कि लाइए मैं बाजार से छुट्टा लेकर आ जाता हूँ। तो नोट लेकर वो क्या कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। फिर बसंत जाता है और कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। तो रात किशोर जो है वो बाजार की ओर देख रहे होते हैं और बसंत के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनका एक परिचित व्यक्ति कृष्ण कुमार उन्हें देखता है और वहीं पर ठहर जाता है। फिर कृष्ण कुमार कहता है, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे आए। फिर राजकिशोर कहता है, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर खुले करवाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। फिर कृष्ण कुमार कहता है, तो बस अब नहीं आएगा, बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। फिर राजकिशोर कहता है, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। तो कृष्ण कुमार राजकिशोर को देखकर कहता है कि अरे पंडित जी, आप यहाँ पर कैसे। तो राजकिशोर कहता है, उसे सारी बात बताता है कि एक लड़का था, छन्नी दे गया और मुझसे नोट ले गया खुले करवाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आया है, 15-20 मिनट हो चुके हैं। फिर कृष्ण कुमार कहता है, तो बस अब वो नहीं आएगा, आजकल तो बाजार के हर कोने में ऐसे लड़के मिलते हैं जो गिड़गिड़ाते हैं और लोगों को ठगते हैं। पर हाँ, आप तो गरीबों के, मजदूरों के सेवक हैं, अगर ले भी गया तो आप समझिए कि आपका पैसा घर पे ही आया है।
फिर राजकिशोर कहता है कि पर वो तो बहुत भला लड़का लग रहा था, चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है भी तो समझेंगे कि रुपया देकर हमने पाठ पढ़ लिया। फिर दोनों जाते हैं। अब इस नाटक का दूसरा दृश्य है स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। अब दूसरा दृश्य क्या है बच्चों कि किशनगंज जहां पर राजकिशोर रहता है, जो प्रताप है जो बसंत का भाई है वो राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। फिर प्रताप कहता है एक व्यक्ति से, सुनिए भाई साहब, पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं? फिर व्यक्ति कहता है कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। फिर प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। अब जो प्रताप है वो व्यक्ति से पूछता है कि सुनिए भाई साहब, पंडित राजकिशोर जी का घर कहाँ है? तो व्यक्ति कहता है कौन? वो मजदूरों के नेता, वो नीले पर्दे वाला घर उन्हीं का है। तो प्रताप जो है वो उस घर पे जाता है, उस घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और राजकिशोर जी को पुकारने लगता है। तो राजकिशोर बाहर आते हैं। फिर राजकिशोर कहते हैं क्यों भाई, क्या बात है? फिर प्रताप कहता है जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी बेची थी। आपसे नोट लेकर खुले करवाने गया था, किंतु जब लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए आपके पैसे देने वह ना आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। तो राजकिशोर उस बच्चे से पूछते हैं कि क्यों भाई, क्या बात है? तो प्रताप कहता है कि मुझे मेरे भाई वसंत ने यहाँ पे भेजा है। आज सुबह उसने आपसे छन्नी ली थी और नोट लेकर खुले करवाने गया था, लेकिन जब वो लौट रहा था तभी वो मोटर के नीचे आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद उसके दोनों पैर कुचल गए, तो वो बेहोश हो गया, इसलिए वो आपके पास पैसे देने नहीं आ पाया। तो बड़ी मुश्किल से उसे घर लाया गया और जब उसकी आंखें खुली, उसे होश आया, तो उसने मुझे पहले यही कहा कि आपके पैसे लौटाने हैं, इसलिए मैं आपके 80 पैसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। फिर राजकिशोर कहता है तुम्हारे घर में कौन कौन है? फिर प्रताप कहता है कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई यादव टोले में भीखू के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। फिर रो पड़ता है। तो राजकिशोर उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तो प्रताप कहता है कि कोई नहीं रहता है, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई यादव टोले में भीखू के घर में रहते हैं, और दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को मार डाला गया था। और ये कहते कहते वो रो पड़ता है। फिर राजकिशोर कहता है बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर अमर सिंह, मैं यादव टोले में भीखू के घर जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां जल्दी आओ। भीखू का घर पूछ लेना। फिर प्रताप को साथ लेकर चलता है। तो राजकिशोर फिर क्या कहते हैं प्रताप से कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। और फिर अमर सिंह को कहते हैं कि मैं यादव टोले में भीखू के घर जा रहा हूँ, तो तुम अभी इसी वक्त उस डॉक्टर को लेकर वहां पर आओ और भीखू का घर किसी से पूछ लेना। और ये कहकर दोनों वहां से चल देते हैं। अब इस नाटक का तीसरा दृश्य, अब तीसरा दृश्य है स्थान भीखू का घर। बसंत जमीन पर पड़ा करा रहा है, भीखू उसे डांट रहा है। तो अब तीसरा जो दृश्य है बच्चों वो कहाँ का है? वो भीखू के घर का है। अब जो बसंत है वो दर्द से नीचे पड़ा हुआ करा रहा है और जो भीखू है उसे डांट रहा है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बसंत कहता है बड़ा दर्द है। फिर भीखू कहता है दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा, अस्पताल चला जाता वहां आराम मिलता। फिर बसंत कहता है चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। फिर भीखू कहता है मैं पहुंचा दूं, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है, प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। तो बसंत को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो वो भीखू को कहता है कि बड़ा दर्द है। तो भीखू उसे डांटते हुए कहता है कि दर्द नहीं होगा तो क्या आराम मिलेगा, अस्पताल चला जाता तो आराम मिलता। तो बसंत कहता है कि चाचा आप मुझे अस्पताल पहुंचा दो। तो भीखू क्या कहता है कि मुझे बड़े तुमने पैसे दे रखे हैं। फिर तभी प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है घर में। फिर प्रताप कहता है यह रहा साहब। फिर बसंत कहता है आप आए हैं, आप ना जाने क्या सोचते होंगे। फिर राजकिशोर कहता है चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है,
तुम ठीक हो जाओगे। तो प्रताप राजकिशोर को दिखाता है कि ये रहा बसंत। तो बसंत राजकिशोर को देखकर कहता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो राजकिशोर कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने अभी डॉक्टर को बुलाया है और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। फिर तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। फिर डॉक्टर कहते हैं, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। तो डॉक्टर जब आते हैं तो वो देखते हैं बसंत को, तो वो कहते हैं कि मैंने भी इस लड़के को बाजार में देखा है। और फिर वो क्या कहते हैं कि लगता है पैर की जो हड्डी है वो टूट गई है, तो इसलिए अभी इसे अस्पताल ले जाना होगा। फिर राजकिशोर कहता है, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करके आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे स्वस्थ करना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। राजकिशोर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, बसंत के मुंह से आह की आवाज आती है, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा धीरे धीरे गिरता है। तो बच्चों, इस अध्याय से हमने क्या सीखा? परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमें स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में ईमानदारी का गुण नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें यही बताया जा रहा है बच्चों कि आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे कठिन परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, लेकिन आपको कभी भी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का गुण बच्चों हमें हमेशा क्या करता है, आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है, और अपने स्वाभिमान का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।